Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. चलिए आज बच्चों हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ईयर 2019 एसएससी CHSL का पेपर है और ये टियर 1 का एग्ज़ाम है जो कि 2 जुलाई को हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो पेपर डिस्कशन होगा, ये इस पेपर की जो डेट है वह है 2 जुलाई 2019। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। ये पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग जो पेपर डिस्कशन का जो प्रोसेस कंटिन्यू किए हैं उसमें आप देख रहे हैं एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा फ़ायदा आपको इसका लेना है, बहुत अच्छे से समझना है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छे से उसे समझने का एफर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A sum of rupees 7,500 amounts to rupees 8,748 after 2 years at a certain compound interest rate per annum. What will be the simple interest on the same sum for 3/5 years at double the earlier interest rate? कह रहा 7,500 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद बढ़कर 8,748 रुपए हो जाती है। यदि पहले की ब्याज की दर दोगुनी दर से 4 सही 3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर 4 सही 3/5 है बच्चों, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। 4 3/5 ये है, सही है। 4 सही 3/5 वर्ष के लिए है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल जो दिया है, प्रिंसिपल दिया है 7,500 ये प्रिंसिपल है। और जो अमाउंट है, मतलब ये चीज़ बढ़ के कितनी हो जाती है, अमाउंट कितना दिया है 8,748। और टाइम पीरियड कितना दिया है फर्स्ट केस के लिए 2 इयर्स, है ना। ये बात कर रहा है यहाँ पर CI की। तो CI में बच्चों एक फार्मूला होता है A = P 1 + R/100 to the power n। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू क्या है 8,748 इक्वल प्रिंसिपल बच्चों कितना है 7,500 और ये हो जाएगा 1 + R। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R ले लिया अपॉन 100 to the power n। n की वैल्यू क्या है 2। n का मतलब टाइम पीरियड से होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8,748 अपॉन 7,500 इक्वल 1 + R/100 स्क्वायर। अब देखो ये 3 से डिविजिबल है नंबर, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 2,500। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 × 2 = 6, 2 बचा, 3 × 9 = n, ये आ जाएगा। फाइनली क्या आ गया 2,916 अपॉन 2,500 इक्वल 1 + R/100 to the power n। अब ये बच्चों 2,916 जो है 2,916 ये क्या होता है 2,916 जो होता है, यहाँ पर लिखते रहें 2,916 ये होता है 54 का स्क्वायर और 2,500 ये 50 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे लिख दिया इक्वल क्या हो गया 1 + R/100 का स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पर भी पावर में 2 है, यहाँ पर भी पावर में 2 है, तो बेस इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 54/50 इक्वल 1 + R/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R/100 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 54/50 - 1। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 54 में 50 माइनस करेंगे तो 4/50। 50 से डिवाइड करेंगे 2, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 2 = 8%। R की वैल्यू क्या आ गई, ब्याज की दर क्या आ गई 8%।
और जो नई वाली ब्याज की दर है वो उससे दोगुनी है, पहले की ब्याज दर की दोगुनी है। तो नया जो रेट आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, नया रेट आ जाएगा, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, 8 का डबल क्या हो जाएगा 16%। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। नया जो टाइम है, नया टाइम है वो कितना है 3/5 ईयर्स, 4 से 3/5 वर्ष। SI निकालना, तो SI इक्वल क्या होता है, SI इक्वल PRT अपॉन 100, बस वैल्यू रख दो। तो SI इक्वल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल बच्चों है 7500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 16 है, टाइम पीरियड है 4 सही 3/5 साल, मतलब 4 × 20 3 23/5, 23/5 और अपॉन में 100। क्लियर है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 15 × 16 तो ये आ जाएगा 240 × 23, है ना। 2300, 2300 को 92 मतलब 2, 23 दूना 46, 9 55, 5520 रुपये। और 5520 देखो कहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों को कितना आ जाएगा, 5520 रुपये, है ना। तो ये था क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। क्या किया गया, देखिए हमें क्या क्या पता था, पहले केस में ये बोल रहा था कि 7500 रुपये है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में बढ़ के कितना हो जाता है 8748 रुपये, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 7500, अमाउंट क्या है 8748, टाइम कितना है 2 ईयर्स और बात हो रही है CI की, है ना। तो फार्मूला क्या होता है CI में, A = P1 + R/100⁴ सभी की वैल्यू रखी और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ये 3 से डिवाइड हो सकने वाली नंबर थी तो 3 से डिवाइड कर लिया तो 2916 ऊपर आ गया, नीचे 2500 आ गया, इक्वल हो गया 1 + R/100⁴ ये होता है बच्चों 2916, 54 का स्क्वायर होता है, ये 50 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया 54/50 का स्क्वायर इक्वल 1 + R/100 का स्क्वायर। जब पावर सेम है तो जाहिर सी बात है बेस सेम हो जाएंगे क्योंकि बीच में इक्वल है, तो बेस सेम कर दिए तो ये 54/50 हो गया इक्वल 1 + R/100। इससे सॉल्व कर लिया तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 8%, और R की वैल्यू अगर 8% है तो नया रेट अब हमें उससे दोगुना करना है, तो नया रेट क्या हो जाएगा 16%। और नया टाइम क्या है 4 से 3/5 वर्ष, पहले का टाइम 2 साल था लेकिन नया अब हमें 4 से 3/5 साल के लिए निकालना है, तो नया टाइम पीरियड ये है। बट अब हमें SI निकालना है, SI इक्वल क्या होता है PRT अपॉन 100, तो सभी की वैल्यू रखी और इस तरीके से बच्चों सॉल्व कर लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5520 रुपए। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या है। इफ 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इक्वल sec थीटा इंटू के, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन टू 0 बट लेस देन टू 90, तो कह रहे हैं के का मान क्या है, देन के इज इक्वल टू के का मान बताना है। देखिए ये कंडीशन बार बार हमारी आती है, इसको आप समझ गए हो कि ये जो कंडीशन है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या ये होता है कि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से क्या है कम है, मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया माइनस 1/cos थीटा इक्वल sec थीटा इंटू के, ये दिया ना बच्चों। चले, एक आइडेंटिटी होती है sec और tan से रिलेटेड, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो जहां पर 1 लिखा है बच्चों यहां पर हम लिख देंगे 1 की जगह हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos क्या होता है sec थीटा होता है इक्वल sec थीटा इंटू के। सही है, क्लियर। अब ये क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सही है। माइनस का सेक थीटा ऐसे ही लिखा था, लिख दो, इक्वल सेक थीटा इंटू के, सही है। अब बच्चों इससे ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा इक्वल सेक थीटा इंटू के। बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल सेक थीटा इंटू के, ये हो गया। तो हमें के की वैल्यू बतानी है, तो यहां पर हो जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू वन अपॉन सेक थीटा आ रहा है, वन अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, हो गया। तो इक्वल क्या हो गया, के, सही है। अब टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, इधर कर लेंगे, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल के, सही है। कॉस थीटा से बच्चों कॉस थीटा कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, और के की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा, और साइन थीटा किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, साइन थीटा। गॉट इट, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या दिया था, सेक थीटा इंटू के। बच्चों वन जहां पर लिखा है, यहां पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है ना, तो लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया, वो आगे चल के फार्मूले में एडजस्ट हो जाए, तो ऐसे लिख दिया। और वन अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा इक्वल सेक थीटा इंटू के हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे लिखा था, माइनस का सेक थीटा ऐसे, इक्वल सेक थीटा इंटू के। अब बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा इक्वल सेक थीटा इंटू के, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल सेक थीटा इक्वल के हो गया। इसको अपॉन में कर देंगे, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टेन थीटा, और ये वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया, के। और टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो फाइनली के की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझना है, कहीं कोई इश्यू नहीं, हम एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिले। पेपर डिस्कशन का हमारे सिलेक्शन में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनका डिस्कशन हमें बहुत कुछ दे के जाता है, जैसे कि क्या पेपर का पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन ऐसे होता है जिसका क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, कौन सा टॉपिक ऐसा होता है जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें पता चलती है, जिससे कि इसी के अकॉर्डिंग हम अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। और जब हम किसी चीज़ में तैयारी से जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है, तो वो प्लस पॉइंट अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पेपर डिस्कशन का जो पार्ट चल रहा है वो आपको बराबर उस पर कंसंट्रेट करना है। ये आपके लिए बहुत बहुत एसेंशियल और बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स the number of students from science and arts stream from school in different years। दिया गया दंड आरेख विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विज्ञान और कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो चौकोर ब्लॉक सिंपल वाला बना है बच्चों, ये साइंस वाला है, और जो डार्क है ये आर्ट वाला है। मतलब उस स्कूल में 225 स्टूडेंट 2011 में साइंस बैकग्राउंड के थे और 275 आर्ट बैकग्राउंड के थे। इसी तरीके से 2012 में ये 225 थे, ये 325, इस तरीके से डेटा दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर जो क्वेश्चन है वो क्या है।
देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2011, 2013 और 2015 में 11, 13 और 15 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या दिए गए 5 वर्षों में विज्ञान के विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो चलिए 2011, 2013 और 2015 में कला के स्टूडेंट मतलब आर्ट वाले स्टूडेंट, तो 2011 में आर्ट के स्टूडेंट्स बच्चों कितने हैं 275, कितने हैं 275। 2013 में ये स्टूडेंट्स कितने हैं 350 है ना, और 2015 में ये कितने हैं 325 आर्ट वाले, ये सारे आर्ट वाले आ गए जो वर्ष का नाम दिया उनके लिए। कितना हो गया 5 5 10 मीन्स 0, 7 1 8 8 5 13 13 2 15 मीन्स 5 1 3 3 6 3 9 950 है ना। फिर कह रहा था सभी वर्षों में साइंस के जो टोटल स्टूडेंट्स, अब सभी वर्षों में साइंस के कितने हो जाएंगे, देखिए पहले 2011 में कितना है 225 हो गया, फिर से 225 है ना, प्लस 300 है, प्लस 280 है, प्लस 375 है, ऐड कर कितना हो जाएगा बच्चों ये 5 5 10 10 5 15 मीन्स 5 हासिल 1 2 1 3 2 5 5 5 8 13 13 7 20 मीन्स 2 2 2 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 1405। जो साइंस के टोटल स्टूडेंट सभी वर्षों में आ रहे हैं वो 1405 आ रहे हैं और ये आ रहे हैं 950, जबकि एग्जैक्टली जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि 2011, 2013 और 2015 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आ रही थी, उन्होंने निकाल लिया था दिए गए 5 वर्षों में विद्यार्थियों के विज्ञान के विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो चलिए मीन्स वो ये पूछ रहा था कि ये जो नंबर है 950 ये 1405 से कितना कम है, 1405 से 950 कितना कम है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1405 से 950 कितना कम है, तो देखो कितना कम है 950 हटा देंगे तो 455 आ जाए, कितना 455 कम है। अब ये 455 1405 से कितने परसेंट कम है, तो 1405 के बेस पे निकालना था, परसेंटेज में सॉल्व कर लिया, इंटू 100 कर लिया, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10 5 अट्ठे 40 5 एकम 5, ये तो आएगा। अब ये हो जाएगा आपका 455 इंटू 2 2 पंचे 10 मीन्स 0 1 0 ये बढ़ा दिया, 2 पंचे 10 मीन्स 0 1 2 पंचे 10 11 1 2 चौको 8 1 9 बटे 281 है ना। 281 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 9100, सही है। 281 3 बार जाएगा कम से कम, तो 3 बन जा 3, 28 3 का 84 हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों 10 में से 3 7, इधर बचेगा 10 10 में से 4 गया 6 है ना, ये तो बचेगा और एक ये 0 आ गया, तो 281 2 बार, 3 बार तो नहीं जाएगा 2 बार जाएगा, मीन्स 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा, 32 पॉइंट कुछ भी। तो देखिए क्या ऑप्शंस इसमें दिए थे, ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। 32 वाला 32 तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 32 यहाँ तो 32 नहीं है, यहाँ भी 32 नहीं है, यहाँ भी 32 नहीं है, 32 वाला ऑप्शन क्या है ये, इट मीन्स सही आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं देखिए जो डीआई आती बहुत आसान क्वेश्चन उसके आते हैं, बस आपको करना है जैसा बोल रहा है बस वैसा करते जाओ, कहीं कोई इश्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 32.8%, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011, 2013 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 2011, 13 और 15 में विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलिए देखते हैं 2011, 2013, 2015 में अब की बार कौन से बच्चे देखने हैं हमको, कला वाले। कला वाले कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कला वाला ही तो था, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। 2011, 2013 और 2015 विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या
साइंस। तो 2011 में साइंस के स्टूडेंट देखो बच्चों कितना है, 275 नहीं, साइंस देखना है, साइंस कितना है, 225। 2013 में साइंस कितना है बच्चों, 300, 225 प्लस 300 प्लस 2015 में ये कितना है, 375, है ना। सभी को ऐड करेंगे तो 375 और 225 कितना हो गया, 3 2 5 600, 600 300 900, 900 और एवरेज लेना तो 900/3 मतलब 300 हो गया, 900/3 मतलब 300, एवरेज कितना आ गया, 300। और 2011 में जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट वाले वो कितने हैं, 275 हैं, है ना, 275 हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो वहां पर जो 2011, 13 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या आ रही थी, वो कितनी आ रही थी, एवरेज नंबर जो आ रही थी बच्चों हमारी क्या आ रही थी, वो आ रही थी 300। और 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही थी, ये 275 आ रही थी। तो ये पूछ रहा है कि इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो 275 से 300 कितने प्रतिशत अधिक है, तो 275 से 300 कितना ज्यादा बच्चों, 25। 275 से कितना ज्यादा, तो बेस में क्या आएगा, 275 इंटू क्या कर देंगे, 100 डिवाइड कर लेंगे 25 से, तो 25 चौको 100, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 25 चौको 100, 100/11 कितना आ जाएगा, 11 9 99, एक बचेगा 9 1/11%, 9 1/11%, और 9 1/11% कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 9 1/11%। क्लियर है ना। तो ये था बच्चों, फिर से हम बोल रहे हैं कि डीआई के क्वेश्चन में बस जैसा बोल रहा है बस वैसा आपको करना होता है। बहुत बहुत आसान पोर्शन होता है एसएससी के लिए। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर डीआई आती है तो डीआई का ऑप्शन, डीआई का क्वेश्चन कभी आपको छोड़ने वाला नहीं होता। ये आपको करना है, बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होता है। कैलकुलेशन का मतलब है ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता जिसमें आप उलझ पाएँ या उलझने की संभावना हो, ऐसा नहीं। बस सिंपल सा वही परसेंटेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन यही होता है। तो इन क्वेश्चंस को बेटा कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये जो 3-4 क्वेश्चन जो भी आते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2011 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2012 और 2015 में कला के विद्यार्थियों, देखिए 2011 और 2015 में बात कर रहे हैं विज्ञान के विद्यार्थियों की, और 2012 और 2015 में बात कर रहे हैं कला के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो देखिए 2011 और 15 में विज्ञान, 2011 और 2015 में विज्ञान, यहाँ विज्ञान कितना है, 2011 में 275, कितना है बच्चों, 275, और यहाँ पर विज्ञान कितना है, 325, 275 और 325, 275 और 325, है ना। तो 275 हो गया और 325 हो गया, कितना हो गया बच्चों, 600। फिर कह रहा है 2012 और 2015 में कला, 2012 और 2015 में कला, 2012 और 15 में कला वाला देखना, मतलब डार्क वाला। तो ये 325 है और यहाँ पर 325 है, ठीक है, 325 और 325 दोनों ही जगह। तो 325 और 325 कितना हो गया, ये हो गया 650। तो कह रहा है अनुपात बताना है, तो अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 600 अनुपात 650, 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 50 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 13 आ जाएगा। तो 12 अनुपात 13 और 12 अनुपात 13, देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 12:13, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। किस वर्ष में कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान की तुलना में 30% से अधिक है। किस वर्ष में कला के विद्यार्थियों, मतलब आर्ट के स्टूडेंट की संख्या जो है वो साइंस के स्टूडेंट की संख्या से 30% अधिक है
है ना। तो ये तो वहीं से देख के पता चल जाएगा किस वर्ष में कला के विद्यार्थियों की संख्या जो है विज्ञान की संख्या से 30% अधिक है। तो चलिए देखते हैं, कला के विद्यार्थियों की संख्या 30% अधिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ 2011 में अगर देखें तो ये 225, ये 275, 50 का अंतर आएगा, और 50 जो है वो 225 का 30% नहीं होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें 225 या 325, ये 100 का अंतर हो गया, और 100 जो है 225 का 30% नहीं होता है। 300 ये कितना दिया है बच्चों, 350, 300 से 350, 50 ज़्यादा है, 50 जो है 300 का 30% नहीं होता है। अब ये 280 से कितना है, 320, है ना। तो 280 से 320, 40 ज़्यादा है, 40 जो है वो 280 का 30% नहीं होता है। 375 यहाँ तो कम हो रहा है ना, तो ये तो नहीं हो सकता है। वहाँ पे अधिक की बात कर रहा था, तो 225 और ये कितना दिया है, 275। तो 225 और 275, 50 ज़्यादा है, और 50 30% नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आ पा रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या था, किस वर्ष में कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान की तुलना में 30% से अधिक है। 30% नहीं, 30% से अधिक है, 30% से ज़्यादा होना चाहिए, 30% से ज़्यादा वाला देखना है ना। तो देखो बच्चों 30% से ज़्यादा वाला कहाँ पर आ रहा है, 225, और यहाँ पर कितना है 325। तो 225 और 325, 225 और 325 अगर हम ऐसे देखें, 225 है और फिर ये 325 है, कितने का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है। किस बेस पर, 225 के बेस पर देखना है, इंटू 100 कितना आ गया, देखिए जरा, 25 चौको 100, 25 से डिवाइड करेंगे 9, 400 बटे 9, तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 9 चौको कितना आ गया 36, और 9 चौको 36, लगभग 44%, 30% से अधिक हो गया। तो अब ऑप्शन कौन सा जाएगा, 2012, है ना। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द 9 डिजिट नंबर 8175x45y2 is divisible by 72, then the value of under root 4x plus y for the largest value of y is। कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या 8175x45y2 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए अंडर रूट 4x प्लस वाई का मान क्या होगा। बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन आप हर पेपर में, जो भी पेपर डिस्कस हो रहे हैं, हर पेपर में इस तरीके का आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से है आपके लिए, जिसकी भरपूर प्रैक्टिस आपको करनी है। जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, बस नंबर्स और जो पूछ रहे हैं वो एक्सप्रेशन चेंज कर देता है। बाकी ये भी कहीं 72 पूछ लेता है, कहीं 88 पूछ लेता है, कहीं कुछ भी, मतलब क्वेश्चन का नेचर समझिए क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 9 डिजिट की जो नंबर है वो बच्चों क्या है, 8175x45y2 ये है। और ये नंबर किससे डिविजिबल है बच्चों, 72 से। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है ना, 72 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर 8 और 9 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 72 8 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है। तो अगर ये पूरी नंबर 72 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है ये 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। तो अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो 5y2 लास्ट 3 डिजिट अगर हम लें तो यहाँ पर देखिए, जैसे बात करें अगर यहाँ पर 512 होता तो ये 8 से विभाजित है, मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। फिर अगर यहाँ पर होता 552, y की वैल्यू 5 हो सकती है और 9, है ना, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 9 भी हो सकती है। क्यों, 592 अगर हम 8 से डिवाइड करें तो ये विभाजित हो जाता है। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो y की आएगी वो क्या आएगी, 9,
y इक्वल 9। अब बात कर लेते हैं 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल है तो सभी संख्याओं का सम करो। सभी संख्याओं का सम क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 प्लस y प्लस 2। ये 9 से विभाजित होनी चाहिए और y की वैल्यू हमें लार्जेस्ट लेनी, अधिकतम मान लेना, तो y की वैल्यू हम 9 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9, 9 और 7 16, 16 एंड 5 21, 21 एंड 4 25, 30 32 मीन्स 32 प्लस x प्लस y इक्वल ये 36 होना चाहिए। क्यों, 9 से डिविजिबल होना चाहिए और इससे हमें बड़ा लेना है तभी। तो 32 के बाद अगला जो 9 का मल्टीपल होता है वो 36 ही होता है। इस डिजिट के बाद अगर अगला कोई 9 का मल्टीपल हम देखें 36 होगा और यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या लेनी है 9, तो क्या हो जाएगा बच्चों 32 प्लस 9 प्लस x इक्वल, देखिए 32 और 9 क्या हो गया 41, 32 और 9 कितना हो गया 41। तो अब हमें 36 का मल्टीपल से भी आगे जाना पड़ेगा क्योंकि ये सम 36 से ज़्यादा हो गया तो अगला मल्टीपल 9 का क्या होता है 9 पंचे 45 होता है, तो ये सम हमें 45 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 41 प्लस x बराबर 45, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 माइनस 41 मतलब 4। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 4, y की वैल्यू 9। तो हमसे क्या पूछा गया था √4x प्लस वाई, 4x प्लस y, तो कितना हो जाएगा √4 इंटू 4 प्लस y की वैल्यू 9, तो 4 चौको 16 9 25, √25 का मतलब 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 5, और 5 देखिए किस ऑप्शन में दिया है सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। गॉट इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, बस समझना होता है क्या मतलब है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी। अब 8 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट लेके चेक करते हैं 5y2। यहाँ y की वैल्यू 1 भी हो सकती है क्योंकि 512 भी 8 से विभाजित है। यहाँ 552 अगर होता है तब भी y से अगर y की वैल्यू 5 लेते तो 552 बन जाता जो कि 8 से डिविजिबल है। और अगर हम 592 592 ले लें तब भी 8 से विभाजित है, तो y की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है वो क्या है 9 ले लिया। और फिर हम 9 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, तो 9 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो सभी डिजिट्स का सम कर दो तो कितना आ जाएगा 32 प्लस x प्लस y, और y की वैल्यू 9 रखेंगे तो 32 9 41 प्लस x। तो हमें ऐसी नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करनी कि जो 9 का मल्टीपल भी हो और इस नंबर से ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा 9 पंचे 45, तो 41 प्लस x इक्वल 45, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x और y की वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू उठा के वहाँ पर क्या कर देंगे सब्सटीट्यूट। तो इस तरीके से जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ज्योमेट्री के क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत अच्छे होते ही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें कोण बी और कोण सी के जो समद्विभाजक हैं, कोणार्धक हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, वो बिंदु डी पर मिलते हैं। यदि बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर 104 डिग्री हो तो ए का मान क्या होगा। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। यदि एंगल बी डी सी इक्वल 104 डिग्री है तो कोण ए की माप क्या होगी। चले देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल हो गया बच्चों ए बी सी, ये ट्रायंगल हुआ ए बी और ये सी। अब कह रहे हैं एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर मतलब ठीक बीच से एंगल को बाइसेक्ट कर तो ऐसे जा रहे हैं और इधर ये एंगल इधर बाइसेक्ट कर किया जा रहा है। ये किस बिंदु पर मिलते हैं डी बिंदु पर। बच्चों किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल के बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाएं तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट पर बनने वाला ये जो एंगल होता है मींस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी जो होता है ये होता है 90 डिग्री प्लस इस एंगल, इस शीर्ष एंगल का आधा,
मीन्स a/2 ये होता है। ये पॉइंट जरूर नोट कर लो, ये थ्योरम होती है बच्चों। ये क्या होती है? थ्योरम। मतलब एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाते हैं जब, तो यह जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट पर ये जो एंगल बनता है, इस एंगल का नाम है BDC। तो ये एंगल कैसे निकालोगे? 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, इस एंगल का आधा। और कोण BDC का मान कितना दिया है? 104 डिग्री। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो BDC इक्वल 104 है। 90 प्लस क्या हो गया? a/2। तो इससे a/2 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? a/2 की वैल्यू आ जाएगी 104 माइनस 90। 104 माइनस 90 क्या होता है? 14। तो a/2 की वैल्यू क्या आ गई? 14। तो इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 2 जा 28 डिग्री, है ना। तो 28 डिग्री ऑप्शन नंबर ए ही दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। तो था ना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में कोण B का समद्विभाजक, कोण C का समद्विभाजक, इन दोनों को आगे बढ़ाया तो किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? D पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो होता है एंगल BDC, ये जो एंगल बन रहा है BDC, ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, जहाँ पर ये a क्या है? शीर्ष कोण है। ये थ्योरम है। ये क्या है बच्चों? थ्योरम है। इसको याद कर लेना और दिमाग में रखना। तो ये थ्योरम है। जब ये थ्योरम हमें पता है और एंगल BDC का मान उसने दिया है 104, तो इसकी जगह 104 रखा, ये 90 प्लस a/2, और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देख रहे हैं बच्चों किस तरीके से एक एक क्वेश्चन कितना अच्छे से डिस्कस हो रहा है। बहुत टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस आपको लगातार चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, जो कि आप बराबर करते हैं। और बस इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on sides AC and AB respectively such that angle ADE equal angle B if AD equals 7.6 cm, AE equals 7.2 cm, BE equal 4.2 cm and BC equal 8.4 cm, then DE is equal to। कह रहा है त्रिभुज ABC में AC और AB भुजाओं पर D और E बिंदु क्रमशः इस तरह हैं कि कोण ADE इक्वल कोण B है। यदि AD इक्वल 7.6 सेंटीमीटर, AE इक्वल 7.2 सेंटीमीटर, BE इक्वल 4.2 सेंटीमीटर और BC इक्वल 8.4 सेंटीमीटर है तो DE बराबर है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बेटा ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल कौन सा है? ABC। ये ABC ट्रायंगल है, ऐसे A B एंड C, ये ट्रायंगल है। इसकी भुजाओं AB और पर बिंदु D, AB और AC पर, AC और AB भुजाओं पर D और E पॉइंट हैं। AC पर D है और इस पर E है ना। इस प्रकार है कि कोण ADE बराबर कोण B, ऐसे ये D है और ये E है ना। फिर क्या कह रहे हैं? ADE इक्वल कोण B। ADE मतलब ये जो कोण है ये बराबर है इस कोण के। क्लियर है? यदि AD बराबर 7.6 सेंटीमीटर, AD ये 7.6 सेंटीमीटर है AD, AE 7.2 है, ये AE है 7.2 सेंटीमीटर है, BE 4.2 है, BC 8.4 है, 8.4 है, तो DE ये हमें बताना है। बच्चों काम करते हैं, जरा ध्यान दो। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ADE, इस ऊपर जो छोटा सा ट्रायंगल बना है इसकी बात करें और इस बड़े ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें देखना जितना कोण ये D है उसमें इतना कोण ये B है, ये कोण, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये कोण बराबर है। और ये जो कोण है A, ये छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी यही कोण है। देखो इस ट्रायंगल में भी ये कोण आ रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये कोण आ रहा है, मतलब ये दोनों में कॉमन है। मतलब दोनों ट्रायंगल में कोण A क्या है? सेम है। और इधर ये वाला कोण इसके बराबर है। मतलब इन दोनों त्रिभुज में, छोटे वाले और इस बड़े वाले त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। मीन्स
बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे हैं? सिमिलर। और बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनमें भुजाओं का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब जैसे हम इसमें साइड ले लें AD और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड ले लें और ये वाली साइड ले लें, क्योंकि इस कोण से रिलेटेड दो साइड हैं, एक ये वाला जैसे ट्रायंगल है, इसमें ये इस कोण को बेस करके चले तो ये साइड आ रही, ये साइड आ रही इस कोण पर, तो ये हो जाएगा AD अपॉन ED, AD अपॉन ED इक्वल, इस वाले ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC, क्योंकि इस कोण पर ये दो साइडें बन रही, एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। हो जाएगा ना बच्चों? चलिए अब वैल्यू रखो। अब हमें वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है? DE ED की वैल्यू बतानी है। तो सबकी वैल्यू रखो। AD कितना दिया है? AD 7.6 है ना, 7.6 हो गया, 7.6 हो गया। और ED अपॉन में ऐसे लिख दिया इक्वल AB कितना है? AB ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो 7 4 11.6 हो जाएगा, 11.6 अपॉन BC बच्चों कितना है? 8.4 है। सबकी वैल्यू बस रख दी हमने। तो बताओ इससे ED की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा ED इंटू 11.6 इक्वल 7.6 इंटू 8.4 हो जाएगा। ये तो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो इससे ED की वैल्यू क्या आ जाएगी? ED इक्वल हो जाएगा 7.6 इंटू 8.4 अपॉन 11.6। अब इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 6 24, मतलब 4 2 4 7 28, तो 30 इंटू 8 6 48 की 8 4 8 7 56 4 60, कितना हो गया? 4 8 3 6 और 2 अंक पे डेसिमल आ जाएगा। क्लियर? तो ऊपर का मल्टीप्लाई आ गया 63.84 और डिवाइड करना था 11.6 से, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। 11.6 से डिवाइड करोगे 63.84 को, तो देखो 11.6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बार भाग जाएगा, पहले 5 बार, है ना। तो 5 का 30 मीन्स 0 3 11 55 3 58, है ना। कितना आ जाएगा? 8 63 में 58 5 5.8 आ गया। और ये 4 इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55 5.6, 11 5 55 अप्रॉक्स 5.6 के आसपास आ जाए। कितना आ जाएगा? 55 5 बार जाएगा 5.5 कुछ आएगा, तो 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 5.6 सेंटीमीटर बच्चों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर D। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 5.6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? क्या किया गया है? ये ट्रायंगल था ABC, इसमें एंगल जो D था वो ये जो AC पर पॉइंट था वो D था, और AB साइड पर पॉइंट E था, और एक कंडीशन लगाई गई थी कि जितना कोण D है उतना कोण ये B है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। और बाकी ये वैल्यू क्वेश्चन में दी थी वो हमने यहाँ पर नोट कर दी है, सभी जो जैसे दिया था। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में जितना कोण ये है उतना कोण बड़े वाले ट्रायंगल में ये है, तो एक एंगल ऐसे बराबर हो गया। दूसरा एंगल कैसे बराबर है? इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये जितना कोण है बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये इतना कोण है। मतलब दो ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है। और जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोथ का मतलब है ऊपर वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जैसे इस कोण की बात करें, इस कोण को बेस करें तो ये इस साइड और इस साइड से बन रहा है,
तो ये हो जाएगा AD अपॉन ED। उसी तरीके से इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो इस एंगल की बात करें तो ये साइड और ये साइड आ जाएगी, तो AB अपॉन BC। अब इसके बाद सबकी वैल्यू रख के और इसको क्या कर लिया गया, सॉल्व कर लिया गया बस। तो इस तरीके से हमारी D की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।